नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर, भारत में यूरोपियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यह टॉपिक एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और लगभग सभी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम जानेंगे आखिर यूरोपियन भारत क्यों आना चाहते थे, भारत में सबसे पहले कौन आया, यूरोपीय शक्तियों के बीच सत्ता की लड़ाई कैसे शुरू हुई, अंग्रेजों ने बाकी सभी यूरोपियनों को पीछे कैसे छोड़ दिया और कैसे व्यापार करने आए विदेशी धीरे धीरे भारत के शासक बन बैठे। इस पूरे चैप्टर को हम आसान भाषा, ट्रिक्स और टाइमलाइन के साथ समझेंगे ताकि एग्जाम्स में कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को हम क्रम से पढ़ेंगे। एक बार पूरे चैप्टर का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे भारत इतना आकर्षक क्यों था, फिर देखेंगे पुराने व्यापारिक मार्ग कौन से थे, 1453 की घटना जिसने यूरोप को समुद्री मार्ग खोजने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद क्रमशः पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, इन सभी यूरोपीय शक्तियों को समझेंगे। ये भी देखेंगे कि कैसे शुरुआत सबने व्यापार से की थी, लेकिन अंत में ब्रिटिशर्स ने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके साथ साथ में मेमोरी ट्रिक्स, टाइमलाइन और एग्जाम फैक्ट्स भी कवर करेंगे और अंत में एसएससी में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। यानी यह एक कंप्लीट पैकेज क्लास होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूरोप भारत क्यों आना चाहता था। दोस्तों, एक छोटी सी बात सोचिए, आप किसी की तरफ तभी अट्रैक्ट होते हैं जब उसमें कोई खास बात होती है। ठीक उसी तरह हम अपना घर या अपना देश छोड़कर कहीं तभी जाते हैं जब हमें वहाँ किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉफिट मिले, चाहे वो घूमने जाना हो, पढ़ाई करना हो, नौकरी करनी हो या व्यापार करके पैसे कमाने हो। यही बात यूरोपियन देशों पर भी लागू होती है। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता था। भारत के पास ऐसी चीज़ें थी जिनकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जैसे मसाले, रेशम, सूती वस्त्र, नील और भी बहुत सारे बहुमूल्य वस्तुएं थी। खासकर मसाले जो थे वो काफ़ी चर्चित थे। उस समय मसाले सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि खाना सुरक्षित रखने, दवाइयाँ बनाने और लग्जरी आइटम्स के रूप में भी उपयोग होते थे। इसलिए यूरोप में भारतीय मसालों की कीमत इतनी अधिक थी कि काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहा जाने लगा। यानी सरल शब्दों में कहे तो यूरोप को भारत में बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था और यही प्रॉफिट उन्हें भारत तक खींच लाया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यूरोप भारत तक पहुंचता कैसे था, कौन कौन से रास्ते थे। आइए समझते हैं। भारत और यूरोप के बीच पहले से व्यापार होता था। मध्यकाल में भारत और यूरोप के बीच व्यापार दो प्रमुख समुद्री मार्गों से होता था। पहला फारस की खाड़ी मार्ग और दूसरा लाल सागर मार्ग। इन रास्तों से भारतीय वस्तुएं यूरोप तक पहुंचती थी। फारस की खाड़ी मार्ग ज़्यादा लोकप्रिय था क्योंकि अपेक्षाकृत सुरक्षित था, जहाज आसानी से चल सकते थे, प्राकृतिक बाधाएं कम थी। इसके मुकाबले लाल सागर मार्ग कठिन था। लाल सागर मार्ग में कई समस्याएं थी, जैसे चट्टानें थी, संकरे समुद्री क्षेत्र थे, घना कोहरा था और नौवहन यानी नेविगेशन काफ़ी कठिन था। इसलिए व्यापारी सामान्यतः फारस की खाड़ी मार्ग पसंद करते थे। अब इस मानचित्र को ध्यान से देखिए। ब्लू यानी नीले रंग वाला मार्ग फारस की खाड़ी मार्ग है और रेड यानी लाल रंग वाला मार्ग लाल सागर मार्ग है। मैप को देखकर याद रखना बहुत आसान हो जाता है। यही कारण है कि इतिहास केवल रटना नहीं है,
विजुअलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन सीधे ना आए, लेकिन कंसेप्ट यहीं से पूछा जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा सिस्टम ही बदल गया? आइए इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक को समझते हैं। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। कुस्तुनतुनिया पर कब्जे के बाद पुराने व्यापारिक मार्गों पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया। यह घटना इतिहास में टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। जब ऑटोमन टर्क्स ने रास्तों पर नियंत्रण कर लिया तो यूरोप को बड़ी समस्या झेलनी पड़ गई। तुर्क भारी टैक्स लेने लगे, चुंगी वसूलने लगे, मार्ग शुल्क देना पड़ता था और इस तरीके से व्यापार बहुत महंगा हो गया। अब यूरोप सोचने लगा, क्यों न भारत जाने का नया रास्ता खोजा जाए। फिर यूरोप ने नया समुद्री मार्ग खोजने का निर्णय लिया। लेकिन नया मार्ग खोजेगा कौन? यही प्रवेश होता है एक ऐसे व्यक्ति का जिसे पोर्टुगीज नेविगेशन का पिता कहा जाता है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ध्यान दीजिए, प्रिंस हेनरी स्वयं भारत नहीं पहुंचे, लेकिन भारत तक पहुंचने का सपना उन्होंने ही तैयार किया। उन्होंने नौवहन विद्यालय स्थापित किए, समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहित किया, नए जहाज विकसित करवाएं, अफ्रीका के तटों की खोज को बढ़ावा दिया और सबसे महत्वपूर्ण, भारत पहुंचने की योजना की नींव रखी। इसलिए उन्हें फादर ऑफ पोर्टुगीज नेविगेशन कहा जाता है। याद रखिए, मार्ग वास्को डिगामा ने खोजा, लेकिन तैयारी प्रिंस हेनरी ने करवाई। अब खोज शुरू हो चुकी थी, लेकिन भारत पहुंचने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अभी बाकी थी। अब 1486 में सामने आए बार्थोलोम्यू डियाज। डियाज भारत नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी खोज की जिसने भारत पहुंचने का रास्ता खोल दिया। उन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचकर केप ऑफ गुड होप की खोज की। केप ऑफ गुड होप का मतलब है उम्मीद का अंतरिप। क्यों? क्योंकि अब उम्मीद बन गई थी कि समुद्र से भारत पहुंचा जा सकता है। यही वह बिंदु था जहां से आगे भारत तक समुद्री मार्ग संभव हुआ। यानी भारत का दरवाजा वास्को डिगामा ने खोला, लेकिन चाबी डियाज ने खोजी। अब बात करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस की। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस भारत खोजने निकले, लेकिन ट्विस्ट ये हुआ कि भारत खोजने निकले और अमेरिका पहुंच गए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण नाम, वास्को डिगामा। 1498 में केप ऑफ गुड होप होते हुए ये समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे। वास्को डिगामा पहुंचे कालीकट, जो कि वर्तमान कोझिकोड केरल में स्थित है। ये टाइमलाइन याद रखें, 1453 तुर्कों का नियंत्रण, 1486 बार्थोलोम्यू डियाज, केप ऑफ गुड होप, 1492 कोलंबस, अमेरिका की समुद्री मार्ग की खोज, 1498 वास्को डिगामा, भारत के समुद्री मार्ग की खोज। तो दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि यूरोपियों को भारत आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, भारत तक समुद्री मार्ग कैसे खोजा गया और वास्को डिगामा भारत तक कैसे पहुंचा। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। वास्को डिगामा के बाद पुर्तगालियों ने भारत में अपनी शक्ति कैसे स्थापित की, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, अल्मेडा कौन था और अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। अब एक नज़र डालते हैं उन प्रमुख यूरोपीय शक्तियों पर जो अलग अलग समय पर भारत आई। इस टेबल को ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आए पुर्तगाली। 1498 में वास्को डिगामा के नेतृत्व में एक कालीकट पहुंचे। याद रखिए, भारत पहुंचने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। इसके बाद आए डच। 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी वीओसी बनाई और 1605 में भारत पहुंचे।
इनसे जुड़ा नाम है कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। तीसरे नंबर पर आए अंग्रेज। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और 1608 में विलियम हॉकिंस भारत पहुंचे। इसके बाद आए डेनिस 1616 में ओवे जेडे के नेतृत्व में। फिर आए फ्रांसीसी। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और 1668 में फ्रैंकोइस कैरन भारत पहुंचे। स्वीडिश भी आए थे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। एग्जाम में सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्रम यहीं से शुरू होता है। भारत में आने का क्रम याद रखिए। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी। यहीं पर अधिकांश लोग अंग्रेजों और डचों का क्रम बदल देते हैं। इसलिए ट्रिक याद रखिए, पुअर डॉग्स ईट डिलीशियस फूड। और एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में 1961 तक गोवा, दमन और द्वीप पर उनका नियंत्रण रहा। फिर भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाकर इन क्षेत्रों को भारत में मिला लिया। दादरा और नगर हवेली 1954 तक एक पुर्तगाली उपनिवेश था। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में सबसे पहली यूरोपीय फैक्ट्री कहाँ बनी? उत्तर है कोचीन। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ध्यान दीजिए, एसएससी और रेलवे में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसी प्रकार डच मसूलीपट्टनम में, अंग्रेज मसूलीपट्टनम और सूरत में, डेनिस त्रांकेबार में, फ्रांसीसी सूरत में। इन सभी को एक साथ याद रखना चाहिए। इसको CMSTS ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण टेबल है, ध्यान दीजिए। भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति वास्को डी गामा, डचों के लिए कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, अंग्रेजों के लिए विलियम हॉकिंस, डेनिसों के लिए ओबे जेडे और फ्रांसीसियों के लिए फ्रैंकोइस कैरन। इन नामों से सीधे प्रश्न बनते हैं। इनको हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे वेरी क्लेवर वॉरियर्स ऑफन फाइट। V फॉर वास्को, C फॉर कॉर्नेलिस, W फॉर विलियम, O फॉर ओबे और F फॉर फ्रैंकोइस। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वास्को डी गामा 1498 में केप ऑफ गुड होप होते हुए समुद्री मार्ग से भारत के कालीकट पहुंचे। आज का कालीकट कोझिकोड केरल में स्थित है। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? उत्तर है वास्को डी गामा। और भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति? उत्तर है पुर्तगाली। वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? उत्तर है जमोरिन। ध्यान रखिए, वास्को डी गामा अकेले नहीं पहुंचा था। उससे भारत तक पहुंचाने में गुजरात के प्रसिद्ध नाविक अब्दुल मजीद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही वह क्षण था जहां से भारत में यूरोपीय युग की वास्तविक शुरुआत हुई। वास्को डी गामा के भारत आगमन के बाद पुर्तगालियों ने समुद्री व्यापार मार्गों पर प्रभुत्व बनाया और काली मिर्च के व्यापार को राजकीय एकाधिकार के अंतर्गत ले लिया। अब वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद कहानी यही खत्म नहीं हुई। असल खेल तो अब शुरू हुआ। 1498 में भारत पहुंचने के बाद पुर्तगालियों को समझ आ गया कि भारत के मसाला व्यापार में बहुत बड़ा प्रॉफिट है। वास्को डी गामा की सफलता के बाद पुर्तगाल बेहद उत्साहित हो गया था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि सिर्फ एक बार व्यापार करके लौटना काफ़ी नहीं होगा। भारत में अस्थायी व्यापारी केंद्र बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से 1500 ईस्वी में दूसरा अभियान भेजा गया। इस अभियान का नेतृत्व किया पेड्रो अल्वारेज काब्राल ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत किए और मसालों का व्यापार तेजी से बढ़ाया। इसके बाद 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया।
अब पुर्तगालियों का लक्ष्य साफ था, सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि व्यापार पर नियंत्रण। अब पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला अस्थायी केंद्र बनाना शुरू किया और अंततः 1503 में कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित किया। ध्यान रखें, भारत की पहली यूरोपीय फैक्ट्री कोचीन 1503 में। इसके बाद पुर्तगाल ने भारत में प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाने का निर्णय लिया और 1505 ईस्वी में भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 में पुर्तगाल ने भारत में अस्थायी प्रशासन स्थापित करने का निर्णय लिया और अल्मेडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। अल्मेडा की सबसे प्रसिद्ध नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी। इस नीति का उद्देश्य जमीन जीतना नहीं था। ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य था समुद्र पर नियंत्रण। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है समुद्री शक्ति को मजबूत बनाना और हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना। अल्मेडा समझ चुका था कि भारत के व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए पहले समुद्र पर नियंत्रण जरूरी है। इसलिए उसने नौसेना मजबूत की, समुद्री मार्गों पर कब्जा बढ़ाया, हिंद महासागर व्यापार नियंत्रित करने की कोशिश की। अल्मेडा के समय एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, द्वीप का युद्ध। इस युद्ध में पुर्तगालियों का सामना संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक शक्तियों से हुआ। इनमें शामिल थे गुजरात, मिस्र के ममलूक और अरब व्यापारी। द्वीप के युद्ध में पुर्तगालियों ने बड़ी विजय प्राप्त की। यह जीत बहुत बड़ी थी क्योंकि इसके बाद हिंद महासागर में पुर्तगालियों की पकड़ काफ़ी मजबूत हो गई। अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिससे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, अफोंसो डी अल्बुकर्क। अगर अल्मेडा ने फाउंडेशन रखी तो अल्बुकर्क ने बिल्डिंग बनाई। एग्जाम में याद रखें, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1510 में उसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। गोवा जीतने के बाद पुर्तगालियों ने उसकी किलेबंदी करवाई। यहीं से गोवा पुर्तगाली शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया और पुर्तगालियों की शक्ति कई गुना बढ़ गई। क्यों? क्योंकि गोवा केवल एक शहर नहीं था, वह अरब सागर से व्यापार का प्रमुख केंद्र था, प्राकृतिक बंदरगाह था और सैन्य दृष्टि से अत्यंत सुरक्षित था। अब फिर से वास्को डी गामा की बात करते हैं। 1498 में भारत आने वाला वास्को डी गामा 1524 में फिर भारत आया, लेकिन इस बार एक्सप्लोरर या व्यापारी नहीं बल्कि वायसराय बनकर। चूँकि भारत में पुर्तगाली अधिकारियों में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए उसे प्रशासन सुधारने के लिए भेजा गया था। वास्को डी गामा ने सुधार शुरू किए, लेकिन दुर्भाग्य से उसी वर्ष कोची में उसकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण शासक पर, नूनो द कुन्हा। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि, इन्होंने 1530 में कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बना दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। इसी कारण इन्हें अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। अब देखते हैं पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया। सबसे महत्वपूर्ण योगदान, भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया। इसके अलावा पुर्तगाली कई नई फसलें भारत लाए, जैसे तंबाकू, मिर्च, आलू, टमाटर, काजू, पपीता, अनानास, शकरकंद इत्यादि। आज हमारी किचन में जो कई चीज़ें आम लगती है, उनमें पुर्तगालियों का बड़ा योगदान है। अब पोर्तुगीज सेक्शन को समराइज करते हैं। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री बनी। 1505 में अल्मेडा आया। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मेडा, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क का गोवा विजय 1510 में, वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 कोचिन में, गोवा को राजधानी बनाने वाला नूनो दा कुन्हा 1530 में, सैंथोम और हुगली में बस्तियां स्थापित करने वाला नूनो दा कुन्हा, भारत का पहला छापाखाना गोवा 1556 में पुर्तगाली द्वारा, तंबाकू को भारत लाने वाला पुर्तगाली, काजू, आलू, टमाटर, मिर्च के प्रसार में योगदान पुर्तगाली। आइए पूरी कहानी केवल 1 मिनट में दोहरा लेते हैं। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। 1500 में काब्राल के नेतृत्व में दूसरा अभियान भारत आया। 1503 में कोचिन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री एवं किला बना। 1505 में अल्मेडा प्रथम गवर्नर बना और ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। 1509 में द्वीप का युद्ध हुआ और पुर्तगालियों की विजय हुई। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा जीता तथा किलेबंदी करवाई। 1524 में वास्को डी गामा वायसराय बनकर आया और कोची में मृत्यु हुई। 1530 में नूनो दा कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया। 1556 में गोवा में भारत का पहला छापाखाना स्थापित किया गया। 1961 में ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा भारत में शामिल हुआ। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और उन्होंने समुद्री व्यापार पर मजबूत पकड़ बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुर्तगालियों के बाद एक ऐसी शक्ति भारत आई जिसने दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी बनाई थी? बीओसी क्या थी, डचों का मुख्यालय कहाँ था और आखिर 1759 के बेद्रा युद्ध में भारत में डच शक्ति को कैसे समाप्त कर दिया? आइए अब डचों की कहानी समझते हैं। पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाली दूसरी महत्वपूर्ण यूरोपीय शक्ति थी डच। डच लोग नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। इनका मुख्य उद्देश्य भी वही था, व्यापार, मसालों पर नियंत्रण और अधिक प्रॉफिट कमाना। इनके अलावा वे स्वर्ण मुद्रा भी ढालते थे। लेकिन डचों का वास्तविक लक्ष्य भारत नहीं था। भारत से वे मुख्य रूप से सूती वस्त्र, नील, शोरा, रेशम, चावल और चीनी का निर्यात करते थे। उनका मुख्य फोकस इंडोनेशिया के मसालों का व्यापार था। लेकिन एक बात ध्यान रखें, पुर्तगालियों के विपरीत डचों का मुख्य फोकस राजनीतिक विस्तार नहीं बल्कि व्यापार था। डच व्यापार की शुरुआत एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से जुड़ी है, कार्नेलिस डी हाउटमैन। 1596 में इनके नेतृत्व में डचों का पहला बड़ा समुद्री अभियान पूर्वी देशों की ओर गया। ये सीधे भारत नहीं पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया। इस अभियान ने डचों के लिए एशियाई व्यापार का रास्ता खोल दिया। 1605 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बीओसी को विश्व की पहली बहुराष्ट्रीय संयुक्त स्टॉक कंपनी माना जाता है, जिसने बड़े पैमाने पर वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की। अब आता है डच इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष याद रखिए 1602। उस समय नीदरलैंड में कई छोटी छोटी व्यापारिक कंपनियां काम कर रही थी। डचों ने समझा कि छोटी छोटी कंपनियों से काम नहीं चलेगा, इसलिए 1602 में कई व्यापारिक कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी कंपनी बनाई गई, जिसे कहा गया वीओसी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि इसे दुनिया की पहली मल्टीनेशनल जॉइंट स्टॉक कंपनी माना जाता है, इसलिए इसे विशेष रूप से याद रखिए। आप इस मेमोरी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, वीओसी यानी वेरी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी।
बीओसी बनने के बाद डचों ने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने शुरू किए। सबसे पहले मसूलीपट्टनम, फिर पुलिकट, सूरत, पटना, चिंसूरा, कासिम बाजार, नागपट्टनम आदि। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पुलिकट है क्योंकि यही डचों का मुख्यालय बना। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य, 1605 में डच एडमिरल वान डेर हेगन के नेतृत्व में डच भारत पहुंचे और आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। यही भारत में डच व्यापार का प्रारंभिक आधार बना। अब आता है डचों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पुलिकट। 1610 में डचों ने यहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया। यहीं व्यापार नियंत्रित होता था, स्वर्ण मुद्राएं ढाली जाती थी, दक्षिण भारत का संचालन होता था। इसलिए पुलिकट केवल व्यापारिक केंद्र नहीं बल्कि प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र भी था। अब बंगाल की ओर चलते हैं। 1653 में डचों ने हुगली नदी के किनारे चिंसूरा में अपना बड़ा व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। ध्यान रखिए, बंगाल में डचों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र चिंसूरा था। यही पूर्वी भारत में डच व्यापार का प्रमुख आधार था। डच भारत से मुख्यतः एक्सपोर्ट करते थे सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चा रेशम, काली मिर्च, मसाले, चावल, चीनी इत्यादि। लेकिन उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था इंडोनेशिया का मसाला व्यापार। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर डच इतने शक्तिशाली थे तो भारत पर शासन क्यों नहीं कर पाए। डचों का मुख्य उद्देश्य व्यापार था। उन्होंने भारतीय राजनीति में बहुत कम हस्तक्षेप किया, जबकि अंग्रेज व्यापार के साथ साथ राजनीतिक शक्ति भी बढ़ा रहे थे। इसलिए धीरे धीरे अंग्रेज अधिक शक्तिशाली हो गए और अंततः 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और यहीं से भारत में डच प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। आइए अब पूरी कहानी केवल 1 मिनट में दोहरा लेते हैं। पूरे डच अध्याय का सार समझिए। 1596 कार्नेलिस डी आउटमैन सुमात्रा पहुंचा। 1602 वीओसी की स्थापना। 1605 मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री। 1610 पुलिकट मुख्यालय बना। 1653 चिंसूरा का विकास और 1759 बेदरा का युद्ध और इसके बाद भारत में डच शक्ति का पतन। यदि ये 5-6 तथ्य याद है तो डच अध्याय का अधिकांश हिस्सा कवर हो जाता है। एक कुछ वन लाइनर्स है जिससे आप बहुत कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि डच भारत में व्यापारिक शक्ति तो बने लेकिन राजनीतिक शक्ति नहीं बन सके। लेकिन अब भारत में आने वाली शक्ति इतिहास बदलने वाली थी। वह शक्ति जिसने आगे चलकर पूरे भारत पर शासन किया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आखिर अंग्रेज भारत आए कैसे? क्या कोई व्यक्ति अकेले जहाज लेकर भारत आ गया था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक संगठित व्यापारिक संस्था थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहीं से अंग्रेजी साम्राज्य की कहानी वास्तव में शुरू होती है। अब हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, विलियम हॉकिंस कौन था, उसे इंग्लिश खान की उपाधि क्यों मिली, टॉमस रो ने ऐसा क्या किया जिसने अंग्रेजों की किस्मत बदल दी, और मद्रास, बॉम्बे तथा कलकत्ता कैसे अंग्रेजी साम्राज्य के स्तंभ बने। चलिए अब हम अंग्रेजों की पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उस समय के इंग्लैंड को समझते हैं जहां से अंग्रेजों की कहानी शुरू होती है। उस समय इंग्लैंड पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। उनका शासनकाल 1558 से 1603 तक रहा।
इतिहास में इस काल को ब्रिटेन का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है, इसे गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी समय इंग्लैंड ने समुद्री शक्ति का तेजी से विकास किया, विदेशी व्यापार बढ़ा, नई नई समुद्री खोजें हुई और सबसे महत्वपूर्ण, कई बड़ी व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई। यानी इंग्लैंड अब केवल एक यूरोपीय देश नहीं रहा, वह एक वैश्विक व्यापारिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा था। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण घटना पर, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। यह तारीख परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज व्यापारियों के एक समूह को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आधिकारिक अनुमति प्रदान की। इसी अनुमति के आधार पर बनी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान रखिए, कंपनी का आधिकारिक नाम बहुत लंबा था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। एग्जाम में पूरा नाम शायद ही पूछा जाए, लेकिन यह जानना उपयोगी है कि यही कंपनी आगे चलकर भारत पर शासन करने वाली थी। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य, यह कोई सरकारी विभाग नहीं था, यह एक संयुक्त शेयरधारक कंपनी यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए 100 व्यापारी मिलकर पैसा लगाते हैं, तो जो जितना पैसा लगाएगा उससे उतना ही लाभ मिलेगा। यह आधुनिक कंपनियों की तरह शेयर सिस्टम था। इसी कारण इसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहा गया। उस समय यह मॉडल बहुत नया और क्रांतिकारी माना जाता था। प्रारंभ में कंपनी में 217 शेयरधारक यानी शेयर होल्डर्स थे। अब एक और महत्वपूर्ण नाम याद रखिए, सर थॉमस स्माइथ। इन्हें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर माना जाता है। यहीं से कंपनी का संगठित प्रशासन शुरू हुआ। अब एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द, रॉयल चार्टर। एग्जाम में यह शब्द कई बार पूछा जाता है। सरल भाषा में समझिए, रॉयल चार्टर एक शाही अनुमति पत्र या विशेष सरकारी लाइसेंस था, जिसके द्वारा महारानी ने कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया। यानी कोई भी व्यापारी जाकर व्यापार नहीं कर सकता था, केवल इस कंपनी को आधिकारिक अनुमति मिली थी। अब इसका परिणाम समझिए। इस चार्टर के बाद अंग्रेजों को भारत आने का कानूनी आधार मिल गया, समुद्री यात्राएं शुरू हुई, भारत आने का मार्ग खुला और आगे चलकर यही कंपनी भारत में ब्रिटिश शासन की नींव बनी और भारत के अधिकांश भाग पर शासन करने लगी। अब तक हमने समझ लिया कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और कैसे हुई। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आखिर अंग्रेज भारत क्यों आए थे? क्या उनका उद्देश्य शुरू से भारत पर शासन करना था? उत्तर है नहीं। अंग्रेज जब भारत आए थे तब उनका उद्देश्य राज्य जीतना नहीं बल्कि व्यापार करना था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य था मसालों का व्यापार, सूती वस्त्र का व्यापार। इसके अलावा अंग्रेजों की रुचि भारत के बहुमूल्य रत्नों, नील और अन्य व्यापारिक वस्तुओं में भी थी। सीधी सी बात है, जहां अधिक लाभ दिखाई देता है व्यापारी वहीं जाते हैं। इसलिए अंग्रेज भी भारत आए। अब नीचे दिए गए वन लाइनर्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये सभी एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600। शुरुआत में कंपनी में 217 शेयर होल्डर्स थे और कंपनी का पहला गवर्नर था सर थॉमस स्माइथ। अब कंपनी बन चुकी थी और उसका उद्देश्य भी स्पष्ट था। लेकिन भारत तक पहुंचने का पहला सफल प्रयास किसने किया? विलियम हॉकिंस कौन था और उसे इंग्लिश खान की उपाधि क्यों मिली? आइए
अब अंग्रेजों के वास्तविक भारत आगमन की कहानी शुरू करते हैं। अब तक हमने समझा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, लेकिन कंपनी बन जाने के बाद अगला सवाल था, क्या कंपनी खुद भारत आ गई? बिल्कुल नहीं। कंपनी ने सबसे पहले अपने जहाज और व्यापारिक अभियान भारत तथा पूर्वी देशों की ओर भेजे। यहीं से भारत में अंग्रेजों की वास्तविक प्रवेश की कहानी शुरू होती है। सबसे पहले बात करते हैं 1601 ईस्वी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के ठीक 1 वर्ष बाद कंपनी ने अपना पहला समुद्री व्यापारिक अभियान शुरू किया। इस अभियान का नेतृत्व किया सर जेम्स लैंगस्टर ने। इस अभियान में जिस जहाज का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है उसका नाम था रेड ड्रैगन। अब आते हैं उस घटना पर जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। 1608 ईस्वी। इसी वर्ष अंग्रेजों का पहला आधिकारिक प्रतिनिधि भारत पहुंचा। उसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। वह हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पहुंचा। यही भारत में अंग्रेजों का वास्तविक प्रवेश माना जाता है। सूरत पहुंचने के बाद हॉकिंस सीधे मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर उसकी बुद्धिमत्ता, फारसी भाषा के ज्ञान और व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने हॉकिंस का सम्मान किया, उसे इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की और साथ ही 400 मनसब का पद भी दिया। यह अंग्रेजों की शुरुआती डिप्लोमेटिक सक्सेस जरूर थी, लेकिन इतना सम्मान मिलने के बावजूद हॉकिंस अंग्रेजों को व्यापक व्यापारिक अधिकार नहीं दिला सका। यानी उसे व्यक्तिगत सम्मान तो मिला, लेकिन व्यापारिक सफलता सीमित रही। यही कारण है कि आगे चलकर सर टॉमस रो को भारत भेजा गया। अब समझते हैं कि आखिर हॉकिंस भारत आया किस उद्देश्य से था। क्या वह केवल मुगल दरबार देखने आया था? बिल्कुल नहीं। उसका एक स्पष्ट मिशन था। हॉकिंस का पहला उद्देश्य था भारत में एक अस्थायी व्यापारी केंद्र स्थापित करना। उस समय अंग्रेज समझ चुके थे कि यदि भारत में व्यापार करना है तो केवल जहाज लेकर आना काफ़ी नहीं होगा। उन्हें भारत में एक अस्थायी फैक्ट्री और गोदाम की आवश्यकता थी, जहां से व्यापार आसानी से संचालित किया जा सके। दूसरा उद्देश्य था व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करना, यानी मुगल सम्राट से ऐसी अनुमति लेना जिससे अंग्रेज बिना किसी बाधा के भारत में व्यापार कर सके। लेकिन उसे तत्काल बड़ी सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उस समय पुर्तगाली पहले से ही भारत में बहुत प्रभावशाली थे। वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारतीय व्यापार में प्रवेश करें। उन्होंने मुगल दरबार पर भी अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश की। इसी कारण हॉकिंस का मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हॉकिंस असफल था। इतिहास में कुछ लोग रास्ता बनाते हैं और कुछ लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। हॉकिंस ने रास्ता बनाया। उसने पहली बार मुगल दरबार तक अंग्रेजों की पहुंच बनाई। यहीं आगे चलकर टॉमस रो की सफलता का आधार बना। अब इन एग्जाम फैक्ट्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली समुद्री यात्रा 1601 में हुई, लेकिन भारत में उसका वास्तविक प्रवेश माना जाता है 1608 में, जब विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा। इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को मिली और यह उपाधि देने वाला मुगल सम्राट था जहांगीर। अब सवाल उठता है, जब हॉकिंस अपने मिशन में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया तो अंग्रेजों ने आगे क्या किया? आखिर उन्हें मसूलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री क्यों बनानी पड़ी? और 1613 में सूरत अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री कैसे बनी? आइए अब इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। अब तक हमने देखा कि अंग्रेज भारत आ चुके थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत आते ही उन्हें व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी? उत्तर है नहीं।
अंग्रेजों को भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1611 की। अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापित की। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित था, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए। यह अस्थायी व्यापारी केंद्र नहीं था, यह केवल व्यापार शुरू करने का पहला प्रयास था। यही कारण है कि इसे टेम्परेरी फैक्ट्री कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? दक्षिण भारत में अंग्रेजों का व्यापार धीरे धीरे शुरू हो गया। लेकिन असली सफलता अभी बाकी थी। अब आते हैं 1613 पर। यह वर्ष परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार की अनुमति मिलने के बाद अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की। इस फैक्ट्री की स्थापना थॉमस एल्डवर्थ के नेतृत्व में हुई थी। अब प्रश्न उठता है, सूरत ही क्यों? क्योंकि उस समय सूरत भारत का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक बंदरगाह था। अरब, फारस और यूरोप के जहाज यहीं से व्यापार करते थे। अर्थात जिसने सूरत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, उसका पश्चिमी भारत के व्यापार पर प्रभाव बढ़ना तय था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मसूलीपट्टनम की। सवाल उठता है कि जब अंग्रेज 1608 में ही सूरत पहुंच गए थे, तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में ही क्यों नहीं बनाई? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, 1608 में विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचे जरूर थे, लेकिन उस समय पुर्तगालियों का समुद्री व्यापार पर बहुत मजबूत नियंत्रण था। पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में व्यापार करें, और दूसरी ओर मुगल दरबार से भी अंग्रेजों को तुरंत व्यापार की पूर्ण अनुमति नहीं मिली। यानी एक तरफ पुर्तगालियों का विरोध और दूसरी तरफ मुगलों की अनुमति का अभाव। इन दोनों कारणों से अंग्रेजों को दूसरा रास्ता तलाशना पड़ा। इसलिए उन्होंने दक्षिण भारत के गोलकुंडा राज्य के अंतर्गत आने वाले मसूलीपट्टनम में 1611 में एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई पूर्ण अधिकारों वाली अस्थायी फैक्ट्री नहीं थी। इसे केवल अस्थायी या प्रारंभिक व्यापारी फैक्ट्री माना जाता है। यहीं पर कई लोग गलती करते हैं। वे 1611 को पहली अस्थायी फैक्ट्री मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब कहानी बदलती है 1612 में। 1612 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, स्वाली का युद्ध, बैटल ऑफ स्वाली। यह युद्ध गुजरात के सूरत के पास हुआ था। इस युद्ध में कैप्टन थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। यह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी। इस जीत ने मुगल सम्राट जहांगीर को यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेज समुद्र में पुर्तगालियों का मुकाबला कर सकते हैं। यही इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम था। अब आते हैं 1613 पर। स्वाली के युद्ध के बाद जहांगीर का विश्वास अंग्रेजों पर बढ़ गया और उसने अंग्रेजों को सूरत में आधिकारिक रूप से फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। इस अनुमति के बाद 1613 में सूरत में पहली अस्थायी अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित हुई। यही कारण है कि इतिहास में सूरत को अंग्रेजों की पहली परमानेंट फैक्ट्री माना जाता है। अब एक बार पूरा फ्लो जोड़कर देखिए। 1608 हॉकिंस भारत पहुंचा, लेकिन अनुमति नहीं मिली। 1611 अंग्रेजों ने मजबूरी में मसूलीपट्टनम में अस्थायी व्यापारी केंद्र बनाया। 1612 स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों की हार हुई और 1613 जहांगीर ने अनुमति दी और सूरत में पहली अस्थायी अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित हुई। अब अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी व्यापार की अनुमति तो मिल गई, लेकिन मुगल दरबार में टॉमस रो ने ऐसा क्या किया जिससे अंग्रेजों का व्यापार पूरे मुगल साम्राज्य में फैलने लगा? आइए आगे इसे विस्तार से समझते हैं। अब तक हमने देखा कि अंग्रेजों ने
1913 में सूरत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। लेकिन अब एक नया प्रश्न सामने आया, क्या केवल एक फैक्ट्री बना लेने से पूरे भारत में व्यापार किया जा सकता था? बिल्कुल नहीं। अगर अंग्रेजों को पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार बढ़ाना था तो उन्हें सीधे मुगल सम्राट की आधिकारिक अनुमति चाहिए थी। और यहीं से कहानी में प्रवेश होता है सर टॉमस रो का। 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना आधिकारिक राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। यहीं पर कई लोग गलती करते हैं। वे विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो को एक ही व्यक्ति समझ लेते हैं, लेकिन दोनों की भूमिका अलग अलग थी। हॉकिंस व्यापारी प्रतिनिधि के रूप में आए थे, जबकि टॉमस रो ब्रिटेन के राजा का आधिकारिक राजदूत बनकर आया था। यही दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। अब प्रश्न उठता है, टॉमस रो का मिशन क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य युद्ध करना नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य से अच्छे संबंध बनाना, व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करना, नई नई फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति लेना और पूरे भारत में अंग्रेजी व्यापार को कानूनी रूप से मजबूत करना था। ध्यान रखिए, टॉमस रो केवल व्यापार नहीं कर रहा था, वह अंग्रेजों के भविष्य की नींव तैयार कर रहा था। अब बात करते हैं उसकी सबसे बड़ी सफलता की। टॉमस रो 1615 से 1619 तक भारत में रहा। इन 4 वर्षों में उसने धैर्यपूर्वक जहांगीर और शहजादा खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बने, के साथ अच्छे संबंध बनाए। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने युद्ध नहीं किया, बल्कि कूटनीति का उपयोग किया। यही कारण है कि वह अंग्रेजों के लिए अत्यंत सफल राजदूत साबित हुआ। अब इसका परिणाम समझिए। टॉमस रो के प्रयासों से अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई। उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति मिलने लगी। नई व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करने का मार्ग खुला। भारत के अनेक हिस्सों में अंग्रेजों का व्यापार तेजी से फैलने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहीं से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारी संस्था नहीं रही, बल्कि भविष्य में एक राजनीतिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इतिहास में कई बार युद्ध से ज़्यादा प्रभाव कूटनीति का होता है। टॉमस रो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब तक हमने विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ लिया। अब एक तुलना समझिए। सबसे पहले बात करते हैं विलियम हॉकिंस की। हॉकिंस 1608 में भारत आया। हॉकिंस व्यापारी प्रतिनिधि था। वह हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा था। उसका उद्देश्य था मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करना। जहांगीर उसकी योग्यता और फारसी भाषा से इतना प्रभावित हुआ कि उससे इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 मनसब भी प्रदान किया। इतना सम्मान मिलने के बावजूद हॉकिंस अंग्रेजों को व्यापक व्यापारिक अधिकार नहीं दिला सका। यानी उसे व्यक्तिगत सम्मान मिला, लेकिन व्यापारिक सफलता सीमित रही। अब दूसरी ओर आते हैं सर टॉमस रो पे। टॉमस रो 1615 में भारत आया, लेकिन वह एक व्यापारी नहीं था। वह ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का आधिकारिक राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। यही दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर है। टॉमस रो ने जल्दीबाजी नहीं की। उसने लगभग 4 वर्षों तक मुगल दरबार में रहकर कूटनीति के माध्यम से विश्वास जीता। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण व्यापारिक अधिकार मिले, नई फैक्ट्रियां स्थापित करने का मार्ग खुला और अंग्रेजी व्यापार पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। इसलिए इतिहासकार टॉमस रो को अंग्रेजी व्यापार का राजनीतिक आधार निर्माता मानते हैं। हॉकिंस की तुलना में टॉमस रो अधिक सफल रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिप्लोमेसी का उपयोग किया। इसलिए इतिहास में टॉमस रो को अधिक सफल माना जाता है। हॉकिंस ने अंग्रेजों का परिचय कराया, टॉमस रो ने अंग्रेजों का भविष्य बनाया। अब नीचे दिए गए एग्जाम फैक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।
भारत आने वाला पहला यूरोपीय वास्को डी गामा था, जो कि 1498 में भारत आया था। लेकिन जहांगीर के दरबार में अंग्रेजों की ओर से पहुंचने वाला पहला व्यक्ति विलियम हॉकिंस था, जो कि 1608 में आया था। टॉमस रो किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में। उसे किसने भेजा? ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने। और याद रखिए, 1615 में आया आधिकारिक अंग्रेज राजदूत था टॉमस रो। अब अंग्रेजों को मुगल दरबार का सहयोग और व्यापारिक अधिकार दोनों मिल चुके थे। लेकिन आगे एक ऐसा शाही फरमान जारी हुआ जिसने अंग्रेजों की व्यापारिक शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। अब तक हमने देखा कि सर टॉमस रो ने मुगल दरबार में रहकर अंग्रेजों के लिए व्यापारिक सुविधाओं की मजबूत नींव रख दी थी। लेकिन केवल उत्तर भारत में व्यापार करने से अंग्रेज संतुष्ट नहीं थे। उनकी नज़र अब दक्षिण भारत के समृद्ध बंदरगाहों पर थी। और यहीं से शुरू होता है गोलकुंडा के सुनहरे फरमान की कहानी। वर्ष याद रखिए, 1632 ईस्वी। उस समय दक्षिण भारत में गोलकुंडा राज्य एक समृद्ध व्यापारिक शक्ति था। वहाँ के शासक थे सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब अंग्रेजों ने उनसे एक महत्वपूर्ण समझौता किया। उन्होंने प्रति वर्ष 500 पैगोडा शुल्क देने के बदले गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। यह केवल व्यापार की अनुमति नहीं थी, यह दक्षिण भारत में अंग्रेजों के लिए नए अवसरों का द्वार था। अब सवाल उठता है, इसे सुनहरा फरमान क्यों कहा जाता है? इतिहास में किसी भी फरमान को उसके प्रभाव के आधार पर महत्व दिया जाता है। इस फरमान के बाद अंग्रेजों को व्यापार की अधिक स्वतंत्रता मिली, बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति मिली, व्यापारिक सुविधाएं मिली और आर्थिक लाभ कई गुना बढ़ गया। इसी कारण इतिहासकारों ने इसे सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान कहा है। अब इस मेमोरी ट्रिक को देखिए। गोल्ड प्लस गोलकुंडा इज इक्वल टू गोल्डन फरमान, यानी जहां गोलकुंडा सुनेंगे वहीं गोल्डन फरमान याद आ जाना चाहिए। यह ट्रिक एग्जाम में बहुत काम आएगी। अब देखते हैं कि अंग्रेजों को इससे वास्तविक लाभ क्या मिला। पहला, उन्हें दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाहों तक पहुंच मिल गई। दूसरा, समुद्री व्यापार का विस्तार हुआ। तीसरा, व्यापार पर लगने वाले कई करों में रियायत मिली। और चौथा, दक्षिण भारत में अंग्रेजों का प्रभाव पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गया। यही वह चरण था जब अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं रहे, बल्कि धीरे धीरे एक प्रभावशाली आर्थिक शक्ति बनने लगे। अब इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को समझिए। इस फरमान के बाद अंग्रेजों ने नई नई व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। व्यापार का दायरा लगातार बढ़ता गया और सबसे महत्वपूर्ण बात, आर्थिक शक्ति धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति में बदलने लगी। यानी व्यापार से शुरू हुई यात्रा अब साम्राज्य की दिशा में आगे बढ़ रही थी। इस क्विक टाइमलाइन से आप 1558 से 1632 तक की सारी घटनाओं को याद रख सकते हैं। अब तक हमने अंग्रेजों के भारत आगमन की पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप समझ ली है। लेकिन परीक्षा में केवल घटनाएं याद होना पर्याप्त नहीं है, घटनाओं का सही क्रम याद होना सबसे अधिक जरूरी है। इस क्विक टाइमलाइन से आप 1558 से 1632 तक की सारी घटनाओं को याद रख सकते हैं। इसलिए अब पूरे घटनाक्रम को केवल 2 मिनट में दोहराते हैं। सबसे पहले 1558 इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन शुरू हुआ। इसी काल को ब्रिटेन का स्वर्णिम युग गोल्डन एज कहा जाता है। यही वह समय था जब इंग्लैंड ने समुद्री शक्ति और विदेशी व्यापार पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद आता है 31 दिसंबर 1600। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज व्यापारियों को रॉयल चार्टर प्रदान किया और इसी के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई।
यही अंग्रेजी साम्राज्य की पहली सीढ़ी थी। अब वर्ष आता है 1601। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला समुद्री व्यापारिक अभियान भेजा। इस अभियान का नेतृत्व सर जेम्स लैंगस्टर ने किया। यहीं से अंग्रेजों की समुद्री व्यापारिक यात्रा वास्तव में शुरू हुई। अब आते हैं 1608 में। यह बहुत महत्वपूर्ण वर्ष था। कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा। इसके बाद वह मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 मनसब भी प्रदान किया, लेकिन सम्मान मिलने के बावजूद अंग्रेजों को पूर्ण व्यापारिक अधिकार अभी नहीं मिले थे। अब आगे बढ़ते हैं। 1611 अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली अस्थायी अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी तक सूरत में अस्थायी व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली थी। इसके बाद आता है 1612 स्वाली का युद्ध। कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। यही वह घटना थी जिसने मुगल सम्राट का विश्वास अंग्रेजों पर बढ़ाया। अब आते हैं 1613। स्वाली के युद्ध के बाद अंग्रेजों को सूरत में पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई। यहीं से अंग्रेजों का अस्थायी व्यापार शुरू हुआ। इसके बाद 1615 सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। उसने कूटनीति के माध्यम से अंग्रेजों के लिए व्यापारिक सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त किया। फिर लगभग 1618 तक अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण व्यापारिक सुविधाएं मिलने लगी। नई नई फैक्ट्रियां स्थापित करने का मार्ग खुल गया और अंग्रेजों का व्यापार लगातार बढ़ने लग गया। अब इस टाइमलाइन की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण घटना 1632। गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेजों को विशेष व्यापारिक अधिकार प्रदान किए। इतिहास में इसे सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान कहा जाता है। यही फरमान आगे चलकर दक्षिण भारत में अंग्रेजी व्यापार के विस्तार का आधार बना। यहीं से अंग्रेजों की आर्थिक शक्ति और अधिक मजबूत हो गई। अब अंग्रेजों के शुरुआती व्यापारिक विस्तार की पूरी कहानी हमारे सामने है। अंग्रेजों का व्यापार दक्षिण भारत तक फैल चुका था, लेकिन अभी उनके पास 3 ऐसे शहर नहीं थे जो आगे चलकर ब्रिटिश भारत की 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाइयाँ बने: मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। अब हम समझेंगे कि अंग्रेजों ने मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे 3 महत्वपूर्ण शहर कैसे प्राप्त किए और कैसे यही तीनों शहर आगे चलकर अंग्रेजी साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बने और ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र बने। अब तक हमने देखा कि अंग्रेजों को सूरत में व्यापार की अनुमति मिल चुकी थी, लेकिन केवल एक बंदरगाह से पूरे भारत में व्यापार नहीं किया जा सकता था। अंग्रेजों को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण भारत तीनों क्षेत्रों में मजबूत आधार चाहिए था। यहीं से शुरू होता है अंग्रेजी शक्ति के वास्तविक विस्तार का चरण। अंग्रेज धीरे धीरे भारत में अपने मजबूत केंद्र बनाने लगे। अब अंग्रेजी शक्ति का पहला बड़ा स्तंभ था मद्रास, वर्तमान चेन्नई। 1639 में अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के नायक शासक दामरला से मद्रास का क्षेत्र पट्टे पर प्राप्त किया। ध्यान रखिए, यह क्षेत्र अंग्रेजों ने जीता नहीं था, बल्कि पट्टे पर लिया था। अब इसके अगले वर्ष यानी 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया। यह केवल एक किला नहीं था, यही आगे चलकर दक्षिण भारत में अंग्रेजों का पहला प्रमुख मुख्यालय बना। अब अगला महत्वपूर्ण केंद्र था बॉम्बे, वर्तमान मुंबई। बॉम्बे अंग्रेजों को युद्ध से नहीं मिला, यह उन्हें दहेज में मिला। कैसे?
1661 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रैगेंजा से हुआ और दहेज में अंग्रेजों को मिला बॉम्बे। लेकिन अभी बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं था, ये सीधे ब्रिटिश राजा के नियंत्रण में था। राजा चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल 10 पाउंड वार्षिक किराए पर सौंप दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यद्यपि कंपनी को बॉम्बे 1668 में मिला, लेकिन जल्द ही इसकी महत्ता बहुत बढ़ गई। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पश्चिमी तट का अपना मुख्यालय सूरत से हटाकर बॉम्बे बना दिया। क्यों? क्योंकि बॉम्बे एक प्राकृतिक बंदरगाह था, जहाज़ों के लिए अधिक सुरक्षित था, व्यापार के लिए अधिक सुविधाजनक था और भविष्य के विस्तार के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। यहीं से बॉम्बे अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक केंद्र बन गया। अब नीचे लिखा नाम भी याद रखिए, जेराल्ड ऑन्गियर। उन्हें बॉम्बे नगर का वास्तविक संस्थापक, फादर ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। उन्होंने बॉम्बे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इस ट्रिक को देखिए। MBC फॉर्मूला: M फॉर मद्रास 1639, B फॉर बॉम्बे 1661 और 1668, C फॉर कलकत्ता 1698, यानी पहले मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर कलकत्ता। इसी क्रम में अंग्रेजों के 3 सबसे महत्वपूर्ण केंद्र विकसित हुए। अब अंग्रेजों के पास दक्षिण में मद्रास और पश्चिम में बॉम्बे था, लेकिन पूर्वी भारत में उनका सबसे शक्तिशाली केंद्र अभी बनना बाकी था। आखिर कलकत्ता कैसे बसा? 3 छोटे छोटे गांव मिलकर ब्रिटिश भारत की राजधानी कैसे बने? आइए अब कलकत्ता की स्थापना की पूरी कहानी समझते हैं। अब तक हमने देखा कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में मद्रास और पश्चिमी भारत में बॉम्बे पर अपना मजबूत आधार बना लिया था। लेकिन यदि पूरे भारत के व्यापार पर नियंत्रण करना था, तो एक और क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, बंगाल। उस समय बंगाल केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे समृद्ध व्यापारिक क्षेत्रों में से एक था। यहाँ का रेशम, मलमल, सूती वस्त्र और समुद्री व्यापार अंग्रेजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं 1651 ईस्वी की। मुगल शहजादा शाह शुजा, जो उस समय बंगाल का सूबेदार था, उसने अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। इन्हीं व्यापारिक सुविधाओं को निशान कहा जाता है। यहीं पर कई लोग गलती करते हैं। वे फरमान और निशान में अंतर भूल जाते हैं। फरमान सम्राट द्वारा जारी किया जाता है, जबकि निशान शहजादे या प्रांतीय शासक द्वारा जारी आदेश होता है। इन सुविधाओं के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली नदी के तट पर बंगाल में अपनी पहली व्यापारी फैक्ट्री स्थापित की। इसका उद्देश्य बंगाल के समृद्ध व्यापार, विशेषकर वस्त्र एवं अन्य व्यापारिक वस्तुओं पर अपनी पकड़ मजबूत करना था। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण घटना पर। 1698 ईस्वी अंग्रेजों ने 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। ये 3 गांव थे सूतानुती, कलिकाता और गोविंदपुर। इन 3 गांवों की जमींदारी लगभग 1200 रुपये में खरीदी गई। यहीं से आगे चलकर आधुनिक कलकत्ता का विकास शुरू हुआ। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इन 3 गांवों को जोड़कर अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या बनाया? उत्तर है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम केवल एक किला नहीं था, यह आगे चलकर बंगाल में अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य मुख्यालय बना। ध्यान रखिए, फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट थे सर चार्ल्स आयर। अब एक और नाम जो आपको याद रखना है, जॉब चार्नोक। इतिहास की पारंपरिक पुस्तकों में उन्हें कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इस विषय पर अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः यही उत्तर स्वीकार किया जाता है।
इसलिए एग्जाम के लिए याद रखिए कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नोक। धीरे धीरे अंग्रेजों के 3 बड़े केंद्र बन गए, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। इसे कहते हैं 3 प्रेसिडेंसीज। अब अंग्रेजों ने भारत के 3 प्रमुख क्षेत्रों मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपनी मजबूत नींव रख दी थी। लेकिन अंग्रेजों को सबसे बड़ी व्यापारिक शक्ति बनाने वाला एक और शाही फरमान अभी बाकी है। 1717 में फर्रुखशियर का फरमान, जिसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आइए अब समझते हैं कि यह फरमान अंग्रेजों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। अब तक हमने देखा कि अंग्रेजों ने भारत में अपने 3 सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए थे, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। लेकिन अब सवाल यह है कि व्यापार करने वाली कंपनी इतनी शक्तिशाली कैसे बन गई कि आगे चलकर पूरे भारत पर शासन करने लगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1700 ईस्वी की। कलकत्ता में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यह पूर्वी भारत में अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक, सैन्य और व्यापारिक मुख्यालय बन गया। यहीं से बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति लगातार बढ़ने लगी। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण घटना पर। 1715 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जॉन सरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मुगल सम्राट फर्रुखशियर के दरबार में भेजा। अब प्रश्न उठता है, इस मिशन का उद्देश्य क्या था? सरल शब्दों में देखें तो अंग्रेज चाहते थे कि उन्हें पूरे मुगल साम्राज्य में और अधिक व्यापारिक सुविधाएं मिले। लेकिन कहानी में एक रोचक मोड़ आता है। इस प्रतिनिधि मंडल के साथ एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी था, विलियम हैमिल्टन। कहा जाता है कि विलियम हैमिल्टन ने मुगल सम्राट फर्रुखशियर की गंभीर बीमारी का सफल उपचार किया। सम्राट उसकी चिकित्सा से बहुत प्रभावित हुआ। यहीं से अंग्रेजों के लिए परिस्थितियां बदलने लगी, क्योंकि अब सम्राट अंग्रेजों की मांगों पर सकारात्मक विचार करने लगा। अब आते हैं इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण घटना पर। 1717 ईस्वी मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण फरमान जारी किया। इतिहास में इसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब समझते हैं कि इस फरमान से अंग्रेजों को क्या लाभ मिला। सबसे पहला लाभ, उन्हें कई महत्वपूर्ण व्यापारिक रियायतें प्राप्त हुई। दूसरा, बंगाल में विशेष व्यापारिक सुविधाएं मिली। तीसरा, पूरे क्षेत्र में अंग्रेजी व्यापार का तेजी से विस्तार होने लगा। यानी जहां पहले व्यापार करने में अनेक बाधाएं थी, अब वही व्यापार अधिक सरल और लाभदायक हो गया। इसी कारण इस फरमान को अंग्रेजों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में गिना जाता है। 1717 का फरमान अंग्रेजों के इतिहास का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इतनी बड़ी छूट मिली कि इसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा, मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यहीं से अंग्रेजों को बंगाल में अत्यधिक व्यापारिक लाभ मिलने लगे। ध्यान रखिए, इतिहास की पूरी कहानी एक क्रम में चलती है। पहले टॉमस रो ने कूटनीति से रास्ता बनाया, फिर जॉन सरमन मिशन ने अफसर बनाया और अंत में फर्रुखशियर के फरमान ने अंग्रेजों के व्यापार को नई ऊंचाई दे दी। इस क्विक रिवीजन टेबल से हम 1608 से 1698 तक की घटनाओं को एक नज़र में देख सकते हैं। अब अंग्रेजों को व्यापारिक रियायतें भी मिल चुकी थी और भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर उनका मजबूत नियंत्रण भी स्थापित हो चुका था। अब आगे हम पूरे अंग्रेजी विस्तार की टाइमलाइन और उसके बाद भारत में अन्य यूरोपीय शक्तियों, विशेषकर डेनिश और फ्रांसीसियों की कहानी समझेंगे। दोस्तों, अब तक हमने अंग्रेजों के भारत आगमन से लेकर व्यापारिक विस्तार तक की पूरी कहानी समझ ली है। लेकिन एग्जाम में केवल कहानी याद रखना काफ़ी नहीं होता है।
वर्ष प्लस स्थान का सही क्रम याद होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। एसएससी, रेलवे और पीसीएस की परीक्षाओं में इसी टाइमलाइन से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम से ठीक पहले आपके पास केवल 3 मिनट हो तो बस इस टाइमलाइन को एक बार देख लीजिए। यकीन मानिए, अंग्रेजों के आगमन से जुड़े अधिकांश तथ्य आपके दिमाग में रिफ्रेश हो जाएंगे। तो चलिए अब इसे कहानी की तरह समझते हैं। सबसे पहले वर्ष आता है 1558। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन शुरू हुआ। इसी काल को ब्रिटेन का स्वर्णिम युग कहा जाता है। यहीं से इंग्लैंड ने समुद्री शक्ति और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना शुरू किया। इसके बाद 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज व्यापारियों को रॉयल चार्टर प्रदान किया और इसी के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ध्यान रखिए, यही अंग्रेजी साम्राज्य की पहली सीढ़ी थी। अब वर्ष आता है 1601। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला समुद्री अभियान रवाना हुआ। इस अभियान का नेतृत्व सर जेम्स लैंगस्टर ने किया और प्रमुख जहाज था रेड ड्रैगन। यहीं से अंग्रेजों की समुद्री यात्रा शुरू हुई। अब आते हैं 1608 में। यह वही वर्ष है जब विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा और वह मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि और 400 मनसब प्रदान किया। याद रखिए, सम्मान मिला लेकिन व्यापारिक अधिकार अभी नहीं मिले। यही अंग्रेजों का भारत में वास्तविक प्रवेश माना जाता है। इसके बाद 1611 अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की। यह अस्थायी फैक्ट्री नहीं थी, यह केवल व्यापार शुरू करने का प्रारंभिक केंद्र था। अब आता है 1612। स्वाली का युद्ध हुआ। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को पराजित किया। यही अंग्रेजों की पहली बड़ी समुद्री विजय थी। अब आता है 1613। यही वह वर्ष है जब जहांगीर की अनुमति मिलने के बाद अंग्रेजों ने सूरत में पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की। यही से अंग्रेजों का संगठित और अस्थायी व्यापार शुरू हुआ। 1615 सर टॉमस रो आधिकारिक राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार पहुंचा। उसने कूटनीति के माध्यम से अंग्रेजों के लिए व्यापारिक अधिकारों का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद 1618 अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण व्यापारिक सुविधाएं मिलने लगी। 1619 टॉमस रो भारत से वापस लौट गया, लेकिन उसके द्वारा बनाई गई नींव आगे कई वर्षों तक अंग्रेजों के काम आई। अब आगे बढ़ते हैं। 1632 गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेजों को विशेष व्यापारिक अधिकार दिए। इसी घटना को इतिहास में सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान कहा जाता है। यहीं से दक्षिण भारत में अंग्रेजों का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। अब वर्ष आता है 1639। फ्रांसिस डे ने मद्रास का क्षेत्र पट्टे पर प्राप्त किया और अगले ही वर्ष फोर्ट सेंट जॉर्ज बना। 1640 फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण हुआ। यह दक्षिण भारत में अंग्रेजों का पहला प्रमुख मुख्यालय बना। अब आते हैं 1651 में। बंगाल में शाह शुजा ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी। इसे निशान कहा जाता है। 1661 ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को विवाह के दहेज में बॉम्बे प्राप्त हुआ। इसके बाद 1668 चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर सौंप दिया। 1669 से 1677 जेराल्ड ओंगियार ने बॉम्बे का विकास किया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। 1687
ईस्ट इंडिया कंपनी ने पश्चिमी भारत का मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। कई लोग इसे 1668 से मिला देते हैं। ध्यान रखिए, 1668 में बॉम्बे कंपनी को मिला और 1687 में मुख्यालय सूरत से बॉम्बे गया। अब आते हैं 1698 में। अंग्रेजों ने सुतानुती, कलिकाता और गोविंदपुर, इन 3 गांवों की जमींदारी खरीदी। इन्हीं 3 गांवों के विकास से आगे चलकर कलकत्ता का निर्माण हुआ। यानी अब अंग्रेजों के 3 सबसे बड़े केंद्र तैयार हो चुके थे, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। 1700 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। यही पूर्वी भारत में अंग्रेजों का प्रमुख प्रशासनिक और सैन्य केंद्र बना। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर चार्ल्स आयर। अब वर्ष आता है 1715। जॉन सरमन मिशन मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार पहुंचा। इस मिशन में प्रसिद्ध चिकित्सक विलियम हैमिल्टन भी शामिल थे। उन्होंने सम्राट का सफल उपचार किया। और फिर आता है 1717। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को वह ऐतिहासिक फरमान जारी किया जिसे इतिहास में अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहीं से अंग्रेजों को व्यापक व्यापारिक सुविधाएं मिली और उनकी आर्थिक शक्ति कई गुना बढ़ गई। यदि इस पूरी टाइमलाइन को क्रम से याद कर लिया तो अंग्रेजों के प्रारंभिक इतिहास से जुड़ा लगभग हर तथ्य अपने आप याद हो जाएगा। अब तक हमने अंग्रेजों की पूरी कहानी समझी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, सुनहरा फरमान, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। लेकिन भारत में केवल अंग्रेज ही नहीं आए थे। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज के साथ साथ डेनिश और फ्रांसीसी भी भारत में अपनी शक्ति स्थापित करना चाहते थे। और एक समय ऐसा भी आया जब फ्रांसीसी अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और भारत में आई अन्य यूरोपीय शक्तियों डेनिश और फ्रांसीसी की भी कहानी समझते हैं, ताकि पूरा अध्याय एक ही फ्लो में कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं डेनिशों की। डेनिशों के बारे में प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं वे सीधे तथ्य आधारित होते हैं। वर्ष याद रखिए 1616 ईस्वी। इसी वर्ष डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके बाद डेनमार्क के व्यापारियों ने भारत में व्यापार करने का निर्णय लिया। यहीं पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डच और डेनिश अलग अलग यूरोपीय शक्तियां हैं। डच नीदरलैंड्स के थे और डेनिश डेनमार्क के थे। 1620 ईस्वी में डेनिशों ने त्रांकेबार, तमिलनाडु में अपनी पहली बस्ती स्थापित की। यह क्षेत्र उन्हें तंजौर के नायक शासक से प्राप्त हुआ था। त्रांकेबार भारत में डेनिशों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन डेनिश भारत में बड़ा प्रभाव नहीं बना पाए। अब आगे बढ़ते हैं। समय के साथ डेनिशों ने दक्षिण भारत से आगे बढ़कर बंगाल में भी अपना व्यापार फैलाया। 1755 ईस्वी में उन्होंने सेरामपुर, जो कि बंगाल में था, को अपना प्रमुख केंद्र विकसित किया। यही आगे चलकर भारत में डेनिश गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अब सवाल उठता है, डेनिशों ने भारत को क्या दिया? हालांकि उनका राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने सेरामपुर मिशन के माध्यम से शिक्षा, मुद्रण और मिशनरी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। यहीं पर प्रसिद्ध मिशनरी विलियम कैरी का नाम भी जुड़ा हुआ है। विलियम कैरी ने भारतीय भाषाओं में शिक्षा, बाइबिल के अनुवाद और आधुनिक मुद्रण कार्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए डेनिशों का योगदान केवल व्यापार तक सीमित नहीं था। अब अंतिम प्रश्न, डेनिश भारत से क्यों गायब हो गए? उत्तर बहुत सरल है।
वे अंग्रेजों जैसी मजबूत व्यापारिक और सैन्य शक्ति नहीं बन पाए। इसलिए अंततः 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने भारत में अपनी सभी बस्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी और यहीं पर भारत में डेनिश शासन और व्यापारिक प्रभाव का अंत हो गया। ध्यान रखिए, डेनिशों को अंग्रेजों ने युद्ध में नहीं हराया, उन्होंने स्वयं अपनी बस्तियां बेच दी थी। दोस्तों, अब हमने डेनिश कंपनी के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिए हैं। चलिए केवल 1 मिनट में पूरी डेनिश की कहानी दोहराते हैं। सबसे पहले वर्ष आता है 1616 ईस्वी। इसी वर्ष डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके बाद डेनमार्क के व्यापारियों ने भारत में व्यापार शुरू करने की तैयारी की। यही भारत में डेनिश गतिविधियों की शुरुआत थी। अब अगला महत्वपूर्ण वर्ष 1620 ईस्वी। डेनिश ने त्रांकेबार तमिलनाडु में अपनी पहली और सबसे महत्वपूर्ण बस्ती स्थापित की। यह स्थान उन्हें तंजौर के नायक शासक से प्राप्त हुआ था। अब समय के साथ डेनिशों ने अपना व्यापार बंगाल तक बढ़ाया। 1755 ईस्वी उन्होंने सेरामपुर को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। यहीं से उन्होंने शिक्षा, मिशनरी गतिविधियों और मुद्रण कार्य को बढ़ावा दिया। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वर्ष 1845 ईस्वी। डेनमार्क ने भारत में अपनी सभी बस्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी। यहीं से भारत में डेनिश शक्ति का अंत हो गया। अब हमने डेनिशों की कहानी भी पूरी समझ ली, लेकिन भारत में अंग्रेजों को वास्तविक चुनौती देने वाली यूरोपीय शक्ति थी फ्रांसीसी। अब आगे हम समझेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, डुप्ले, कर्नाटक युद्ध और भारत में फ्रांसीसी शक्ति का उत्थान और पतन की पूरी कहानी। दोस्तों, अब तक हमने पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेनिश शक्तियों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब हम उस यूरोपीय शक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसने अंग्रेजों को भारत में सबसे कड़ी चुनौती दी, और वह थी फ्रांसीसी। यदि अंग्रेजों के सामने कोई सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था तो वह फ्रांस था। आगे चलकर कर्नाटक युद्ध भी इन्हीं दोनों शक्तियों के बीच हुए। सबसे पहले वर्ष याद रखिए 1664 ईस्वी। इसी वर्ष फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यह स्थापना फ्रांस के शक्तिशाली शासक लुई 14वें के शासनकाल में हुई। लेकिन यहाँ एक नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि है कोलवर्ट। कोलवर्ट लुई 14वें का वित्त मंत्री था। उसी के प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब आगे बढ़ते हैं 1668 ईस्वी। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। इस कार्य का नेतृत्व किया फ्रैंकोइस कैरन ने। जैसे अंग्रेजों ने सूरत से व्यापार शुरू किया था, वैसे ही फ्रांसीसियों ने भी भारत में अपने व्यापार की शुरुआत सूरत से ही की। लेकिन इनका प्रमुख केंद्र सूरत, मछलीपट्टनम, चंद्रनगर और पांडिचेरी था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था पांडिचेरी। अब कहानी बंगाल पहुंचती है 1673 ईस्वी। फ्रांसीसियों ने हुगली नदी के तट पर चंद्रनगर में अपनी व्यापारिक चौकी स्थापित की। उन्हें यह अनुमति तत्कालीन बंगाल के नवाब इब्राहिम खान से मिली। ध्यान दीजिए, बाद में 1688 में चंद्रनगर फ्रांसीसियों की अस्थायी बस्ती बन गया और धीरे धीरे यह बंगाल में फ्रांसीसियों का प्रमुख व्यापारिक एवं प्रशासनिक केंद्र बन गया। अब आते हैं फ्रांसीसियों के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पर। 1674 ईस्वी में फ्रैंकोइस मार्टिन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त किया। यह गांव उन्हें बालीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से प्राप्त हुआ था। यह छोटा सा गांव आगे चलकर पांडिचेरी के रूप में विकसित हुआ। फोर्ट सेंट लुइस एक फ्रांसीसी किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में स्थित था। यह किला
फ्रैंकोइस मार्टिन द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। अब अगला महत्वपूर्ण वर्ष 1701 ईस्वी। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बना लिया। इसके पहले गवर्नर थे फ्रैंकोइस मार्टिन। फ्रैंकोइस मार्टिन को पांडिचेरी का संस्थापक, फादर ऑफ पांडिचेरी भी कहा जाता है। उसने पांडिचेरी को एक छोटे से गांव से विकसित करके एक महत्वपूर्ण फ्रांसीसी केंद्र बनाया। अब इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले। वर्ष 1742 ईस्वी। इसी वर्ष वह पांडिचेरी का गवर्नर बना। यहीं से भारत में फ्रांसीसी शक्ति अपने चरम की ओर बढ़ने लगी। डुप्ले केवल एक व्यापारी या प्रशासक नहीं था, उसका सपना था भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना। यही कारण है कि इतिहास में उसे भारत में फ्रांसीसी शक्ति के विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। यहीं से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वास्तविक संघर्ष शुरू हुआ और आगे चलकर उसी के समय कर्नाटक युद्ध शुरू हुए। इस क्विक रिवीजन टेबल से हम 1664 से 1742 तक की घटनाओं को एक नज़र में देख सकते हैं। अब इस मेमोरी ट्रिक को समझिए। SCMPD KK VP। S फॉर सूरत 1668 ईस्वी, M फॉर मसूलीपट्टनम 1669, C फॉर चंद्रनगर 1673, P फॉर पांडिचेरी 1674 और D फॉर डुप्लेक्स 1742। अब आगे K फॉर प्रथम कर्नाटक युद्ध, अनदर K फॉर द्वितीय कर्नाटक युद्ध और अनदर K फॉर तृतीय कर्नाटक युद्ध, और अंत में V फॉर वांडीवास का युद्ध और P फॉर पेरिस की संधि। यही पूरा फ्लो फ्रांसीसी शक्ति के उदय से पतन तक की कहानी है। दोस्तों, अब तक हमने फ्रांसीसी कंपनी के भारत आगमन की पूरी कहानी समझ ली, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था, इतिहास में कहानी जितनी महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है टाइमलाइन। SSC, रेलवे और PCS जैसी परीक्षाओं में अक्सर सीधे ईयर पूछ लिए जाते हैं। अगर एग्जाम से पहले आपके पास सिर्फ 2-3 मिनट हो तो इस टाइमलाइन को एक बार ज़रूर देखिए। सबसे पहले वर्ष याद रखिए 1664 ईस्वी। इसी वर्ष फ्रांस के राजा लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका थी कोलवर्ट की। यही फ्रांसीसी व्यापार की शुरुआत थी। अब वर्ष आता है 1667। फ्रैंकोइस कैरन भारत पहुंचा और अगले ही वर्ष 1668 उसने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों की तरह फ्रांसीसियों ने भी भारत में व्यापार की शुरुआत सूरत से ही की। अब आगे बढ़ते हैं। 1669 फ्रांसीसियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। यही वह चरण था जब फ्रांसीसी व्यापार धीरे धीरे भारत के पूर्वी तट तक फैलने लगा। अब वर्ष आता है 1673। फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में अपनी व्यापारिक बस्ती विकसित की। बंगाल में यह उनका सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना। फिर 1674 फ्रैंकोइस मार्टिन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी प्राप्त किया। यही छोटा सा गांव आगे चलकर भारत में फ्रांसीसियों का सबसे बड़ा केंद्र बना। अब वर्ष आता है 1701। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बना लिया। इसके पहले गवर्नर थे फ्रैंकोइस मार्टिन। उन्हें पांडिचेरी का संस्थापक भी कहा जाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पर, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले। पहले 1735 में वह चंद्रनगर का गवर्नर बना और फिर 1742 में उसे पांडिचेरी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यहीं से भारत में फ्रांसीसी शक्ति अपने चरम पर पहुंचने लगी। डुप्ले केवल व्यापार नहीं चाहता था, उसका सपना था भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना।
यहीं से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष तेज हो गया और यही कारण है कि आगे चलकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध शुरू हुए। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है 1746 से 1748 प्रथम कर्नाटक युद्ध। यहीं से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का खुला संघर्ष शुरू हुआ। फिर 1749 से 1754 द्वितीय कर्नाटक युद्ध। यही वह युद्ध था जिसमें डुप्ले ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप कर अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन परिस्थितियां बदलने लगी। 1751 अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट पर अपना अधिकार कर लिया। यहीं से अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होने लगी और फ्रांसीसियों की योजनाएं कमजोर पड़ने लगी। एग्जाम में यह घटना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब वर्ष आता है 1754। फ्रांस सरकार ने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। यहीं से भारत में फ्रांसीसी विस्तार की सबसे बड़ी आशा समाप्त हो गई। अब शुरू होता है 1756 से 1763 तृतीय कर्नाटक युद्ध। यही निर्णायक युद्ध था। 1760 वांडीवास्का युद्ध। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया और भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक सैन्य अंत हुआ। इसके बाद 1761 अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। अब फ्रांसीसियों की स्थिति लगभग समाप्त हो चुकी थी और अंत में 1763 पेरिस की संधि ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई। इस संधि के बाद फ्रांसीसियों को कुछ व्यापारिक बस्तियां तो वापस मिली, लेकिन उन्हें किलेबंदी और राजनीतिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं रही। यानी भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति का अंत हो गया। दोस्तों, अब हम सबसे महत्वपूर्ण समरी टेबल पर पहुंच चुके हैं। कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में सबसे पहले आई, किसने पहला केंद्र कहाँ बनाया और उसका प्रभाव कब समाप्त हुआ, इन तीनों को आपस में जोड़कर याद रखने वाला टेबल है यह। आइए इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। यहीं से भारत में यूरोपीय समुद्री व्यापार की शुरुआत हुई। 1503 में पहला प्रमुख केंद्र कोचीन में स्थापित किया गया और बाद में 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया गया, जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा मुख्यालय बना। 1961 में ऑपरेशन विजय के बाद गोवा, दमन और द्वीप भारत में शामिल हुए तथा भारत में पुर्तगालियों का अंतिम शासन समाप्त हुआ। यूरोपीय शक्तियों में सबसे अंत तक भारत में रहने वाले पुर्तगाली ही थे। अब आते हैं डच। भारत में उनका आगमन हुआ 1605 ईस्वी में। उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना पहला व्यापारी केंद्र स्थापित किया और बाद में 1610 में पुलिकट उनका प्रमुख केंद्र बना। लेकिन अंग्रेजों के साथ प्रतिस्पर्धा में वे टिक नहीं सके और 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध के बाद भारत में उनका प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। अब आते हैं भारत का इतिहास बदल देने वाली शक्ति, अंग्रेज। इनका वास्तविक प्रवेश माना जाता है 1608 ईस्वी, जब विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा। 1613 में सूरत में पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई और आगे चलकर अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित किया। इनका राजनीतिक शासन समाप्त हुआ 1947 ईस्वी में, जब भारत स्वतंत्र हुआ। अब बात करते हैं डेनिश शक्ति की। डेनिश कंपनी 1616 में बनी और 1620 में त्रांकेबाड़ तमिलनाडु में उनका प्रमुख केंद्र स्थापित हुआ। यहीं से उन्होंने भारत में व्यापार शुरू किया। बाद में उनका प्रमुख केंद्र बना सेरामपुर, लेकिन वे अंग्रेजों जैसी बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति नहीं बन सके। इसलिए 1845 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी भारतीय बस्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी। यही उनका प्रभाव भारत में समाप्त हो गया।
अब आते हैं अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी। 1668 में उन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र 1674 में पांडिचेरी बना। डुप्ले के समय उन्होंने भारत में साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया और डुप्ले के नेतृत्व में उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी, लेकिन कर्नाटक युद्धों में पराजय के बाद 1763 के बाद उनकी राजनीतिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई। अब आते हैं अंतिम शक्ति पर, जो कि थे स्वीडिश। इनका भारत आगमन हुआ 1731 ईस्वी में, लेकिन इनका व्यापार बहुत सीमित रहा। इन्होंने भारत में कोई बड़ा राजनीतिक या सैन्य प्रभाव स्थापित नहीं किया, इसलिए इतिहास में इनका उल्लेख केवल सीमित व्यापारिक प्रयासों तक ही मिलता है। परीक्षा में स्वीडिशों से संबंधित प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने भारत में यूरोपियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, पूरे विस्तार से समझा। हमने जाना यूरोपियन भारत क्यों आए, समुद्री मार्ग कैसे खोजा गया, भारत में कौन कौन से यूरोपीय शक्तियाँ आई, उनके बीच संघर्ष कैसे हुआ और कैसे व्यापार धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति में बदल गया। अब आपके पास पूरी टाइमलाइन, सभी यूरोपीय शक्तियों की तुलना, महत्वपूर्ण वर्ष, प्रमुख केंद्र, मेमोरी ट्रिक्स और एग्जाम फैक्ट्स सब कुछ है। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह लेक्चर आपके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने में ज़रूर मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ लेक्चर देखना या थ्योरी पढ़ना पर्याप्त नहीं होता है। सिलेक्शन प्रैक्टिस से होता है। असली तैयारी तब होती है जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए इस चैप्टर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण MCQs हमारी SSC क्विज ऐप पर ज़रूर अटेम्प्ट करें। ऐप में आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, डेली प्रैक्टिस क्विजेज, ताकि आप तुरंत चेक कर सकें कि आज पढ़े हुए कॉन्सेप्ट आपको कितने अच्छे से याद हुए हैं। तो अभी SSC क्विज ऐप खोलिए और भारत में यूरोपियों का आगमन चैप्टर के MCQs जरूर सॉल्व कीजिए। मैं थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ कि SSC क्विज ऐप में जाकर यूरोपियों के आगमन चैप्टर की क्विज कैसे अटेम्प्ट करनी है। सबसे पहले मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में लिखिए SSC क्विज एक साथ। आपको SSC क्विज स्मार्ट एग्जाम प्रेप ऐप दिखाई देगी, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अगर सर्च करने में कोई दिक्कत आए तो स्लाइड पर दिया गया प्ले स्टोर लिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल होने के बाद उसे ओपन कीजिए। यहाँ कंटिन्यू विथ गूगल या गूगल साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक कीजिए। अपने गूगल अकाउंट को सिलेक्ट करके आसानी से लॉगिन कर लीजिए। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप, डिफ़ॉल्ट रूप से ऐप की लैंग्वेज इंग्लिश रहती है। यहीं पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं और बाद में हिंदी कंटेंट ढूंढते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रोफाइल में जाइए, फिर क्विज लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, वहां से हिंदी सिलेक्ट कीजिए और सेव कर दीजिए। अब होम स्क्रीन पर आइए। यहाँ पर आपको SSC PYCT सेक्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। PYCT यानी प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट। अब इतिहास PYQs को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ आपको चैप्टर मिलेगा यूरोपियों का आगमन। बस उसी चैप्टर को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ अलग अलग सेट दिए हुए हैं जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूरी कोशिश कीजिए कि बिना नोट्स देखे सभी क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले पूरा चैप्टर पढ़िए और उसके बाद क्विज अटेम्प्ट कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स मजबूत हैं और किन टॉपिक्स पर अभी और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। गलतियां करना बुरा नहीं है, उन्हें दोबारा दोहराना बुरा है। याद रखिए, सिलेक्शन केवल पढ़ने से नहीं होता। सिलेक्शन तब होता है जब आप पढ़ाई के साथ लगातार प्रैक्टिस भी करते हैं। इसलिए जितने अधिक PYQ सॉल्व करेंगे,
उतना ही एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्विज कंप्लीट होने के बाद डिटेल्ड सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। यही तरीका आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। तो अभी क्विज अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अब इस पूरे चैप्टर के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ध्यान से सोचिए, अगर फ्रांसीसी इतने शक्तिशाली थे, अगर उनके पास डुप्ले जैसा महान रणनीतिकार था, अगर उन्होंने भारत में अंग्रेज़ों से पहले कई जगह मजबूत पकड़ बना ली थी, तो फिर आखिर भारत पर शासन अंग्रेज़ों ने कैसे स्थापित कर लिया? यही वह सवाल है जो आधुनिक भारतीय इतिहास की दिशा बदल देता है। और एक सवाल, आपके अनुसार यदि कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसी जीत जाते तो क्या भारत का इतिहास अलग होता? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे कर्नाटक युद्ध, डुप्ले बनाम रॉबर्ट क्लाइव, वांडीवास का युद्ध, भारत में फ्रांसीसी शक्ति का पतन और यहीं से अंग्रेजी साम्राज्य के उदय की असली कहानी शुरू होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए यह लेक्चर आपको कैसा लगा, कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है और अगला कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं। आपका फीडबैक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।